कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता। कानून हर उस इंसान के लिए होता है जो अपने अधिकार जानना चाहता है। अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं या लॉ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये है लीगल स्पार्क, जहां संविधान, कानून और लीगल नॉलेज को सरल, स्पष्ट और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। तो चैनल को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पूछा जाता है। अगर ये सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम में 50 अंक पूरे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Q1 वैध संविदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार जो समझौता कानून द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अर्थात प्रत्येक समझौता संविदा नहीं होता, बल्कि वही समझौता संविदा कहलाता है जो कानून की दृष्टि में वैध हो। किसी समझौते को वैध संविदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। 1. प्रस्ताव ऑफर। संविदा का प्रथम आवश्यक तत्व प्रस्ताव है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रस्ताव रखता है, तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित और कानूनी होना चाहिए। 2. स्वीकृति एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव की बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए। स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया हो। प्रस्ताव और स्वीकृति के मिलने से ही समझौता बनता है। 3. वैध प्रतिफल लॉफुल कंसिडरेशन। प्रतिफल का अर्थ है बदले में दिया गया मूल्य। प्रत्येक संविदा में प्रतिफल होना आवश्यक है और वह कानून सम्मत होना चाहिए। अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध प्रतिफल वैध नहीं माना जाता। 4. संविदा करने की क्षमता कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। संविदा करने वाले पक्षों में संविदा करने की विधिक क्षमता होनी चाहिए। धारा 11 के अनुसार नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं होते। 5. स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट। संविदा पक्षों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि सहमति धोखा, दबाव, अनुचित प्रभाव, भ्रम या गलत प्रस्तुति से प्राप्त की गई हो, तो वह संविदा वैध नहीं मानी जाती। संविदा का उल्लंघन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? संविदा के उल्लंघन पर उपलब्ध उपचारों रेमेडीज का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर: जब संविदा के किसी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों का पालन नहीं किया जाता या करने से इनकार कर दिया जाता है, तो उसे संविदा का उल्लंघन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित पक्ष को कुछ कानूनी उपचार प्रदान किए गए हैं, ताकि उसे हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। संविदा के उल्लंघन के प्रकार: वास्तविक उल्लंघन एक्चुअल ब्रीच। जब संविदा के पालन की निर्धारित तिथि पर या उसके दौरान कोई पक्ष अपने वचन का पालन नहीं करता, तो वास्तविक उल्लंघन होता है। पूर्वानुमानित उल्लंघन एंटिसिपेटरी ब्रीच। जब संविदा के पालन की तिथि से पहले ही कोई पक्ष स्पष्ट रूप से यह घोषित कर देता है कि वह संविदा का पालन नहीं करेगा, तो उसे पूर्वानुमानित उल्लंघन कहते हैं। मुक्त सहमति फ्री कॉन्सेंट क्या है? मुक्त सहमति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं, तो उसे सहमति कॉन्सेंट कहा जाता है। धारा 14 के अनुसार सहमति तभी मुक्त फ्री मानी जाती है जब वह दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखा, गलत प्रस्तुति अथवा भ्रम से प्रभावित न हो। यदि सहमति मुक्त नहीं है, तो संविदा पूर्णतः वैध नहीं मानी जाती। मुक्त सहमति को प्रभावित करने वाले तत्व: 1. दबाव कोअर्शन धारा 15।
जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु की धमकी, शारीरिक हानि या अवैध कार्य द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है तो उसे दबाव कहते हैं। दबाव से प्राप्त सहमति वैध नहीं होती। 2. अनुचित प्रभाव अनड्यू इन्फ्लुएंस धारा 16। जब संविदा के एक पक्ष की स्थिति दूसरे पक्ष पर प्रभुत्व रखती हो और वह उस स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर सहमति प्राप्त करे तो इसे अनुचित प्रभाव कहते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, डॉक्टर और रोगी। 3. धोखा फ्रॉड धारा 17। जब जानबूझकर झूठे तथ्य प्रस्तुत कर, सत्य को छुपाकर या किसी कार्य को धोखे से कराया जाता है तो उसे धोखा कहते हैं। धोखे से प्राप्त सहमति संविदा को रद्द योग्य बनाती है। 4. गलत प्रस्तुति मिसरिप्रेजेंटेशन धारा 18। जब बिना दुर्भावना के गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं और दूसरा पक्ष उस पर विश्वास कर संविदा करता है तो उसे गलत प्रस्तुति कहते हैं। 5. भ्रम मिस्टेक धारा 20-22। जब संविदा के दोनों पक्ष किसी महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में भ्रम में होते हैं तो संविदा शून्य होती है। एक पक्ष के भ्रम की स्थिति में संविदा वैध रहती है। कवरेज योग्य और शून्य संविदा वॉइडेबल इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदाओं को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं: वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रद्द योग्य संविदा और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शून्य संविदा। इन दोनों में स्पष्ट अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। 1. रद्द योग्य संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। परिभाषा: धारा 2I के अनुसार वह संविदा जिसे एक पक्ष रद्द कर सकता है उसे रद्द योग्य संविदा कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: संविदा प्रारंभ में वैध होती है। केवल पीड़ित पक्ष इसे रद्द कर सकता है, अन्य पक्ष नहीं। सामान्यतः रद्द योग्य संविदा मुक्त सहमति की कमी, जैसे धोखा, दबाव या अनुचित प्रभाव से बनती है। यदि पीड़ित पक्ष रद्द नहीं करता तो संविदा वैध रहती है। उदाहरण: ए ने बी से धोखे से जमीन खरीदी। बी इस धोखे के कारण संविदा को रद्द कर सकता है। 2. शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। परिभाषा: धारा 2J के अनुसार जो संविदा कानून के अनुसार वैध नहीं होती और जिसे लागू नहीं किया जा सकता उसे शून्य संविदा कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: संविदा प्रारंभ से ही अमान्य होती है। इसे रद्द करने की आवश्यकता नहीं होती, ये कानून द्वारा शून्य माना जाता है। आमतौर पर अवैध उद्देश्य, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध या असंभव कार्य वाली संविदा शून्य होती है। उदाहरण: ए और बी ने जुए के लिए संविदा की। यह संविदा कानूनन अवैध है और शून्य मानी जाएगी। Q5 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में वास्तविक प्रस्ताव ऑफर और स्वीकृति एक्सेप्टेंस की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्रस्ताव और स्वीकृति के आवश्यक तत्व भी समझाइए। उत्तर: संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A और 2B के अनुसार प्रस्ताव, प्रपोजल, ऑफर और स्वीकृति एक्सेप्टेंस संविदा के 2 मूलभूत घटक हैं। किसी भी वैध संविदा का निर्माण इन्हीं दोनों के मिलने से होता है। 1. प्रस्ताव, प्रपोजल, ऑफर। परिभाषा: धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा के संबंध में अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: स्पष्ट और निश्चित होना। प्रस्ताव में सभी शर्तें स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए। कानून सम्मत होना। प्रस्ताव अवैध या असंवैधानिक कार्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रस्तावक का इरादा। प्रस्तावक को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वह प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर बाध्य होगा। संचार, कम्युनिकेशन। प्रस्ताव की जानकारी स्वीकार करने वाले पक्ष तक पहुंचना अनिवार्य है। उदाहरण: अ कहता है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये में अपनी कार बेचता हूं। ये स्पष्ट और निश्चित प्रस्ताव है। 2.
स्वीकृति एक्सेप्टेंस परिभाषा धारा 2B के अनुसार प्रस्तावक द्वारा किया गया प्रस्ताव तभी संविदा में बदलता है जब प्रस्ताव की बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो। मुख्य विशेषताएं: बिना शर्त और पूर्ण स्वीकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन या शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावक तक पहुंच: स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति को वैध है जिसे प्रस्ताव दिया गया हो। समय पर: स्वीकृति समय पर प्राप्त होना आवश्यक है, देर से स्वीकृति अप्रभावी मानी जाती है। संचार का साधन: मौखिक, लिखित या व्यवहारिक क्रिया से स्वीकृति की जा सकती है, बशर्ते प्रस्ताव में अनुमति हो। उदाहरण: यदि बी कहता है, मैं तुम्हारी कार 50,000 रुपये में खरीदता हूं, और यह प्रस्तावक ए तक पहुंच जाता है, तो स्वीकृति पूर्ण हो गई। प्रतिफल कंसिडरेशन का अर्थ क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रतिफल के आवश्यक तत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार प्रतिफल कंसिडरेशन वह मूल्य है जो एक पक्ष दूसरी पार्टी को संविदा में कुछ देने, करने या करने से रोकने के बदले में देता है। इसे संविदा का मूलभूत तत्व माना जाता है। बिना वैध प्रतिफल के संविदा पूर्ण नहीं होती और वैध नहीं मानी जाती। 1. प्रतिफल का महत्व: प्रतिफल संविदा की कानूनी बाध्यता सुनिश्चित करता है। ये केवल धन नहीं हो सकता, ये सेवा, वस्तु, अधिकार या किसी कार्य को करना न करना भी हो सकता है। भारतीय कानून में प्रतिफल के बिना संविदा अधूरी और अमान्य मानी जाती है। 2. प्रतिफल के आवश्यक तत्व: भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिफल के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक है। एक मूल्य होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। प्रतिफल के रूप में कुछ मूल्य होना चाहिए जो प्रस्तावक या स्वीकर्ता को दिया जाए। यह मूल्य धन, वस्तु, सेवा या किसी कार्य का हो सकता है। उदाहरण: ए ने बी से कहा, यदि तुम मेरी कार खरीदते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक मुफ्त दूंगा। यहाँ बाइक प्रतिफल है। ई कानूनी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। प्रतिफल अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु देने के बदले भुगतान स्वीकार करता है तो ये प्रतिफल अवैध है। संविदा करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम में इसे कैसे परिभाषित किया गया है और किन व्यक्तियों को संविदा करने की क्षमता नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार जो व्यक्ति कानून द्वारा संविदा करने के लिए सक्षम है, वही संविदा करने में सक्षम माना जाता है। संविदा करने की क्षमता का अर्थ है वह विधिक योग्यता जिससे कोई व्यक्ति संविदा के लिए वैध रूप से बंधा हो सकता है। संविदा की वैधता के लिए यह अनिवार्य है कि संविदा के पक्षों में संविदा करने की कानूनी क्षमता हो। यदि कोई पक्ष संविदा करने के योग्य नहीं है तो संविदा अमान्य या रद्द योग्य हो सकती है। 1. संविदा करने में अक्षम व्यक्ति। एक नाबालिग, माइनर। भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। नाबालिग द्वारा किया गया संविदा अवैध, वॉइड होता है। उदाहरण: 16 वर्ष का बच्चा कार खरीदने के लिए संविदा करता है तो यह संविदा कानूनन अमान्य है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और समझ या निर्णय लेने में असमर्थ है तो वह संविदा करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण: मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी संपत्ति का विक्रय करता है, ये संविदा रद्द की जा सकती है। दिवालिया व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून द्वारा किसी विशेष कारण से संविदा करने से रोके गए व्यक्ति संविदा करने में अक्षम है। उदाहरण: दिवालिया होने पर किसी वित्तीय संविदा का निर्माण करना। संविदा का वैध उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? संविदा के उद्देश्य के लिए आवश्यक शर्तें और अवैध उद्देश्य, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के उदाहरण समझाइए।
उत्तर, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार संविदा का उद्देश्य वैध होना चाहिए। धारा 23 कहती है, संविदा का उद्देश्य और प्रतिफल वैध होना चाहिए। जो संविदा कानून, नैतिकता या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो, वह शून्य वॉइड मानी जाएगी। अर्थात किसी संविदा का उद्देश्य वैध होना आवश्यक है, अन्यथा वह कानूनी रूप से अमान्य होगी। 1. वैध उद्देश्य की विशेषताएं। कानून के अनुसार होना चाहिए, लॉफुल बाय लॉ। संविदा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसे कानून अनुमति देता हो। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध न होना, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। संविदा का उद्देश्य समाज के हित और नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नैतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए, एथिकल मॉरल कंसिडरेशन। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य हो। संविदा का उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अस्पष्ट या अनुचित उद्देश्य वाली संविदा अमान्य मानी जाएगी। 2. अवैध उद्देश्य, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। संविदा का उद्देश्य अवैध तब माना जाता है जब वह कानून के खिलाफ हो। उदाहरण, जुए के लिए धन देने या लेने का संविदा। अपराध या अपराध में सहायता करता हो। उदाहरण, चोरी या धोखाधड़ी में मदद करने का संविदा। अनैतिक या सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो। उदाहरण, रिश्वत देने का संविदा, भ्रष्ट कार्यों में सहायता करने का संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदा में मुक्त सहमति, फ्री कॉन्सेंट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार संविदा में सहमति तभी मान्य होगी जब वह दो या अधिक पक्षों के बीच स्वतंत्र और स्वेच्छा से दी गई हो। मुक्त सहमति का अर्थ है पक्षों की सहमति दबाव, धोखा, अनुचित प्रभाव, भ्रम या गलत प्रस्तुति से प्रभावित न हो। संविदा की वैधता इसी पर निर्भर करती है कि सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है या नहीं। 1. मुक्त सहमति को प्रभावित करने वाले कारक। आय, दबाव, कोअर्शन, धारा 15। जब किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक हानि या अवैध कार्य द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है। उदाहरण, ए ने बी से कहा, यदि तुम मेरी जमीन नहीं बेचोगे तो तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। इस स्थिति में बी की सहमति दबाव से प्राप्त हुई है। ई, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, धारा 16। जब संविदा के एक पक्ष की स्थिति दूसरे पक्ष पर प्रभुत्व रखती हो और वह इसका अनुचित लाभ उठाकर सहमति प्राप्त करे। उदाहरण, गुरु ने शिष्य को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया। ई, धोखा, फ्रॉड, धारा 17। जब किसी पक्ष ने जानबूझकर झूठे तथ्य प्रस्तुत किए, सत्य को छुपाया या धोखे से सहमति प्राप्त की। उदाहरण, ए ने बी को गलत जानकारी दी कि जमीन में कोई कानूनी विवाद नहीं है, जबकि विवाद था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार संविदा का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उल्लंघन की प्रकार और उपचार, रेमेडीज का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर, संविदा का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब किसी संविदा का कोई पक्ष अपने दायित्वों का पालन नहीं करता या उसे करने से इनकार कर देता है। संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार उल्लंघन होने पर पीड़ित पक्ष को कानूनी उपाय, रेमेडीज उपलब्ध हैं ताकि वह हुए नुकसान की भरपाई कर सके। 1. संविदा उल्लंघन के प्रकार। वास्तविक उल्लंघन, एक्चुअल ब्रीच। जब संविदा के पालन की तय तारीख या समय पर कोई पक्ष संविदा का पालन नहीं करता। उदाहरण, ए ने बी से 1 जनवरी को कार बेचने का संविदा किया, लेकिन ए ने कार नहीं दी। ई, पूर्वानुमानित उल्लंघन, एंटिसिपेटरी ब्रीच। जब संविदा की तारीख से पहले ही कोई पक्ष स्पष्ट रूप से यह घोषित कर देता है कि वह संविदा का पालन नहीं करेगा। उदाहरण, ए ने 1 जनवरी को कार बेचने का वादा किया, लेकिन 15 दिसंबर को कह दिया कि वह कार नहीं बेचेगा। 2. संविदा उल्लंघन पर उपलब्ध उपचार, रेमेडीज। क्षतिपूर्ति, डैमेजेस, धारा 73-74।
सबसे सामान्य उपाय है। इसका उद्देश्य पीड़ित पक्ष को उस स्थिति में लाना है जिसमें वह संविदा के सही होने पर होता। सामान्य क्षतिपूर्ति, सीधे हुए नुकसान की भरपाई। विशेष क्षतिपूर्ति, केवल संविदा की विशेष परिस्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई। दंडात्मक क्षतिपूर्ति, दुर्लभ मामलों में जब उल्लंघन दुर्भावनापूर्ण हो। संविदा का निरसन, प्रेसिजन। पीड़ित पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है और अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। न्यायालय उल्लंघन करने वाले पक्ष को संविदा को वास्तविक रूप से पूरा करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में। निषेधाज्ञा, इंजंक्शन। निषेधाज्ञा न्यायालय का आदेश है जिससे किसी पक्ष को संविदा के विरुद्ध कार्य करने से रोका जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको अपने एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, और आपको यह वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लीगल स्पार्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी यह जानकारी दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।